एवरीवन, वेलकम इन आवर यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम शैडो। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस करने वाले हैं और आज का डेट है मार्च 13 का द हिंदू का न्यूज़पेपर जो है वो हम देखेंगे और उसका एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो मुझे एक तो ये वाली न्यूज़ है, पॉलिटिकल न्यूज़ है, बट फिर भी जनरल अवेयरनेस के मामले से आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में एक जो सीएम थे 9.5 साल से, मनोहर लाल खट्टर, उन्होंने रिजाइन कर दिया है और उनकी जगह न्यू से सीएम आ गए हैं, नायब सैनी। ठीक। किसका क्या अलायंस था ये भी आप चाहें इंटरेस्ट है तो पढ़ सकते हैं, बट हम लोग इसको कवर नहीं करेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ है, इन्फ्लेशन रिमेन्स एट 5.1%। इसमें देखिए ये वाला जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो तीन चार आपको बहुत अच्छे कीवर्ड्स मिलेंगे जिसको आपको पता होना चाहिए प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या है, उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आएगा कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स, ये क्या होता है, और फिर फाइनली नीचे आपको एक कोर इन्फ्लेशन मिलेगा। नंबर्स तो याद नहीं रखना है, ट्रेंड समझना है। ट्रेंड समझेंगे तो पिछले 3 महीने में जो इन्फ्लेशन है वो 5 to 6% के रेंज में बना हुआ है, राइट। और इसमें आगे आएंगे तो रूरल इंडिया में जो है वो थोड़ा ज़्यादा इन्फ्लेशन है एज़ कम्पेयर टू अर्बन इंडिया। ठीक। ये इसमें ट्रेंड समझ में आया। और लेकिन आपको जो टर्मिनोलॉजी है, जैसे कि रिटेल इन्फ्लेशन क्या होता है, तो रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है वो गुड्स एंड सर्विसेज जो कि कॉमन पब्लिक यूज़ करती है उसका जो प्राइस राइज होता है, रिटेल इन्फ्लेशन कहते हैं। उसके बाद इन्फ्लेशन कौन मेजर करता है, सीएसओ। ठीक। आपको पता होगा। और फिर एक टर्म है कंज्यूम, ये इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो ये मैं आपको बताता हूँ ये क्या है, एक सेकेंड, इसको मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स जो है वो 2014 में लॉन्च हुआ था। इट इज ये क्या मेजर करता है, चेंज इन रिटेल प्राइस ऑफ गुड्स आइटम कंज्यूम बाई पॉपुलेशन। ठीक। और सीएसओ का ही है ये, द इंडेक्स गिव फूड प्राइस लेवल चेंज फॉर रूरल अर्बन एंड ऑल इंडिया बेसिस। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये समझिए, रूरल अर्बन एंड ऑल इंडिया बेसिस। और बेस ईयर है इसका 2012, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक नेक्स्ट टर्म आया है कोर इन्फ्लेशन। कोर इन्फ्लेशन इसमें देखिए क्या होता है कि इन्फ्लेशन इन द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक्सेप्ट फॉर दोज फ्रॉम फूड एंड एनर्जी। फूड और एनर्जी सेक्टर को छोड़ के जो इन्फ्लेशन होता है उसको कोर इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है कहीं पे, ठीक, टर्म यहाँ पे आया हुआ है तो वो आपको समझना पड़ेगा। ये कोर इन्फ्लेशन एक्सक्लूडिंग फूड एनर्जी कॉस्ट रिमेनिंग बिलो 4% फॉर द थर्ड मंथ इन अ रो। तो इसका भी ट्रेंड समझ लीजिए कि लगातार अभी 4% से नीचे रह रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नंबर नहीं है, बस कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, हम एडिटोरियल सेक्शन में चलते हैं। एडिटोरियल सेक्शन में जो आज न्यूज़ हम लोग कवर करेंगे वो एक तो ये इंट्रा ग्रुप कास्ट वेरिएंसेस इक्वलिटी एंड द कोर्ट्स गेज, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। उसके बाद हम ये वाला आर्टिकल न्यू सेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें कुछ हमारे नॉलेज में इजाफा होगा और देखेंगे कि कैसे एक नया एस्पेक्ट हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ जाएगा। और फिर ये वाला थोड़ा सा इसको अवॉइड कर देंगे क्योंकि पॉलिटिकल न्यूज़ है। ये क्या चल रहा है ये हम थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक। और उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखेंगे कि खेलो इंडिया के बारे में ये क्या क्या इंपॉर्टेंस है और आर्टिकल में क्या डिस्कशन है। तो सबसे पहले इसका डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए ये है आर्टिकल, इंटर ग्रुप कास्ट वेरिएंस इक्वालिटी एंड द कोर्ट गेज। ठीक। इस आर्टिकल में बेसिकली क्या डिस्कशन किया गया है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी हुई है एक केस को डिस्कस करने के लिए, और वो 7 जज की बेंच है। ठीक, सुप्रीम कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन बेंच नहीं है, सॉरी, 7 जज की बेंच है। अब इसमें इनको एक केस है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह, इस केस पे जजमेंट डिलीवर करना है। ये केस क्या है इन्होंने यहाँ पे बताया है, देखिए कि इसका पूरा हिस्ट्री यहाँ से चालू किया कि ये आखिर ये केस कहाँ से चालू हुआ और क्या है। ठीक। और ये भी मैं आपको बता देता हूँ फिर हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री ये है कि एक 1975 में पंजाब ने एक सर्कुलर जारी किया था। उस सर्कुलर में ये बोला गया था कि आउट ऑफ टोटल सीट्स रिजर्व फॉर एससीज इन द स्टेट 50% ऑफ द वैकेंसी वुड बी ऑफर्ड टू वाल्मीकिज एंड मजहबी सिख। ठीक। उन्होंने बोला कि भाई जितनी टोटल सीट 50% एससी के लिए रिजर्व है, उस जितनी भी रिजर्व है मान लीजिए
उसमें से जो 50% वैकेंसी होगी वो वाल्मीकिज और मजहबी सिख के लिए रिजर्व रहेगी, मतलब रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन की बात इन्होंने कर दी। ठीक, और अदर हाफ वुड बी ओपन टू ऑल द रिमेनिंग ग्रुप्स विद इन द एससी कैटेगरी, और बाकी जो हाफ है वो एससी कैटेगरी के लिए रहेगी। ठीक, ये था 1975 में। फिर जुलाई 2006 में जो हरियाणा, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने इस जजमेंट को स्टक डाउन कर दिया। ठीक, इसको, इस नोटिफिकेशन को, और उसका रीज़न उन्होंने 2004 का जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट था, ईवी चिनैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, सुप्रीम कोर्ट उस वक्त आंध्र प्रदेश शेड्यूल कास्ट रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन एक्ट 2000 इसको देख रही थी, है ना। और इसमें क्या था कि देखिए, इस आंध्र प्रदेश वाले में क्या था कि आंध्र प्रदेश ने कुछ क्लासिफिकेशन कर दिया था। इसमें देखिए, आंध्र प्रदेश आउट टू कवर 4 डिस्टिंक्ट कैटेगरी आउट ऑफ प्रेसिडेंट लिस्ट एंड ग्रांटेड ईच कैटेगरी सेपरेट कोटा। ठीक है, आर्टिकल 341 क्या बोलता है कि प्रेसिडेंट इज अलाउड टू गिव स्टेटस ऑफ एससी इन यूनियन स्टेट, सिर्फ प्रेसिडेंट ही एससी एसटी का स्टेटस दे सकता है। लेकिन आंध्र प्रदेश ने क्या कर दिया, ये रूल लेके आई, ये एक्ट, और इसने 4 और लोगों को, कम्युनिटी को प्रेसिडेंट लिस्ट की कैटेगरी से लोगों को कार्व आउट करके अलग से कोटा दे दिया। ठीक, तो कोर्ट ने बोला कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट हैड नो पावर टू टिंकर विद द लिस्ट बिकॉज इट वाज क्लियर ऑन बेयर रीडिंग ऑफ आर्टिकल 341। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट बोल रही है कि नहीं, स्टेट गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, सिर्फ पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है कि कौन एससी है कौन एसटी है, वो जो लिस्ट निकलती है उस पर पार्लियामेंट ही कुछ कर सकता है ना। और जजमेंट ने ये भी बताया कि बी आर अम्बेडकर ने भी बोला था कि भाई अगर हम ऐसा करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ करेंगे, तो फिर क्या रिस्क होगा, रिस्क ऑफ एक्सरसाइजिंग पार्ट टेकिंग प्योरली पॉलिटिकल कंसिडरेशन, हर कोई पॉलिटिकल बेसिस पे लिस्ट में कम्युनिटी का नाम इंक्लूड करेगा, है ना। तो ये पॉसिबिलिटी थी, तो इसलिए उन्होंने स्टक डाउन कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता 2004 में सुप्रीम कोर्ट ने। ठीक, तो ये कहानी थी 2006 की। लेकिन पंजाब गवर्नमेंट ने फिर से क्या किया कि 2006 में एक एक्ट बना दिया, है ना। कौन सा एक्ट था, पंजाब शेड्यूल कास्ट एंड बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन इन सर्विसेज एक्ट 2006 विच वंस अगेन प्रोवाइडेड फर्स्ट प्रेफरेंस टू बाल्मीकीज एंड मजहबी सिख। ठीक, तो 1975 वाला सर्कुलर तो एंड हो गया, लेकिन 2006 में इन्होंने फिर से एक्ट बना दिया, और उस एक्ट में फिर से प्रेफरेंस किसको दे दिया, बाल्मीकीज एंड मजहबी सिख को। और यही केस जो है, ये है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस दविंदर सिंह। इसी सुप्रीम कोर्ट यही देख रही है कि ये जो किया है पंजाब गवर्नमेंट ने वो सही है कि नहीं। ठीक है, हाई कोर्ट ने फिर से देखो इस लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोल दिया, बट इन अगस्त 2020 सिटिंग ऑन अपील ओवर द डिसीजन सुप्रीम कोर्ट डाउटेड द करेक्टनेस ना। हाई कोर्ट ने इन्होंने मना कर दिया, तो ये किसके पास गया, सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट बोला ठीक है, लाओ हम देखते हैं कि शायद कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है इनसे, तो हम देख लेते हैं। ये पूरा मामला है जो यहाँ तक का बैकग्राउंड है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या देख रही होगी, ये आगे थोड़ा सा एनालिसिस ही करके बताते हैं कि भाई चल क्या रहा है। एनालिसिस में आप देखेंगे कि एक तो इंदिरा साहने वाला केस था, बहुत फेमस केस है, आपको पता होगा, जिसमें ये कहा गया है कि रिजर्वेशन 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। ठीक, जिसमें 9 जज बेंच बैठी हुई थी, और ये देख रही थी कि मतलब विद इन सोशली एंड सब क्लासिफिकेशन देख रही थी कि परमिसेबल है कि नहीं। सब लोगों ने, मेजॉरिटी ने क्या बोला, जस्टिस रेड्डीज जजमेंट इन केसी, दूसरा जजमेंट बता रहे हैं कि केसी वसंत कुमार एंड अनदर का और स्टेट ऑफ कर्नाटका का जजमेंट था, उसमें मेजॉरिटी वर्जन ये था कि ही हैड दैट वाइल द प्रॉपर्टी ऑफ मेकिंग सब क्लासिफिकेशन माइट डिपेंड ऑन द फैक्ट्स ऑफ ईच केस, है ना। सब केस के केस पे होगा, लेकिन ये भी आगे बता रहे हैं, इस पूरे इस पैराग्राफ में ये बोल रहे हैं कि देखिए हम ऐसा नहीं छोड़ सकते, वी डू नॉट सी वाई ऑन प्रिंसिपल देयर कैन नॉट बी क्लासिफिकेशन इनटू बैकवर्ड क्लासेस मोर बैकवर्ड क्लासेस, बोथ क्लासेस आर नॉट मेरली लिटिल बिहाइंड बट फार फार बिहाइंड। वो बोल रहे हैं इस केस में, केसी वसंत कुमार मेजोरिटी बोल रही है कि भाई अगर मान लीजिए कोई बैकवर्ड क्लासेस में सब क्लासिफिकेशन या क्लासिफिकेशन क्यों नहीं हो सकता, अगर कुछ क्लासेस बहुत ज़्यादा पीछे हैं तो ऑब्वियसली आप ब्लैंकेटली आप इसको एक सबको एक कैटेगरी में नहीं देख सकते। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर आपने बैकवर्ड क्लास को दे दिया
रिजर्वेशन, लेकिन बैकवर्ड क्लास में भी कुछ बहुत पीछे बैकवर्ड क्लासेस हैं, तो उनको फिर सब कैटेगराइजेशन होना चाहिए, उनको थोड़ा प्रेफरेंस देना चाहिए। ठीक है, ये बात इस केस में कही जा रही है, और यही चीज कौन कर रहा है अभी, जो पंजाब कर रही है उस एक्ट से। कौन से एक्ट से? इस एक्ट से, कि उनको लगता है कि ये वाल्मीकि और मजहबी सिख बहुत पीछे हैं, तो उनको हम थोड़ा प्रेफरेंस दे रहे हैं। तो ये उन्होंने इसने बता रखा है कि भाई ऐसा भी सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि हम देख सकते हैं। अब ये हो गया कि दिया जा सकता है उनको प्रेफरेंस की नहीं। उसके साथ दूसरी बात आ जाती है इक्वालिटी एंड कास्ट, है ना। दूसरा आर्ग्यूमेंट ये बोल रहे हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 14 और 16 से राइट टू इक्वालिटी दे रखा है। ठीक है, और इसमें ये बोला है कि हम इसलिए ये इक्वालिटी दे रहे हैं कि हिस्ट्री में हमेशा कास्ट बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इसलिए हम चाहते हैं कि फ्यूचर में ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो। कौन चाहता था? हमारे फाउंडिंग फादर। तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 और 16 रख दिया। ठीक, और जो रिजर्वेशन है इसीलिए दिया जाता है कि इक्वालिटी प्रमोट की जा सके, जो लोग हिस्टोरिकली डिस्क्रिमिनेटेड हैं उनको दिया जा सके क्या? इक्वालिटी, स्टेटस ऑफ इक्वालिटी। ठीक, ये ठीक है, समझ में आ गया भाई। उसके बाद आगे के जजमेंट देखो कि स्टेट ऑफ केरला वर्सेस एनएम थॉमस एंड अदर्स, इसमें क्या बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज किया है कि गवर्नमेंट नॉट ओनली possess द पावर टू मेक रिजर्वेशन एंड करेक्ट हिस्टोरिकल रॉन्ग बट ऑल्सो हैव पॉजिटिव ड्यूटी टू इंश्योर सब्सटेंशियल इक्वालिटी, है ना। सुप्रीम कोर्ट ही बोल रही है कि भाई आपको ठीक है, आप दे सकते हैं इक्वालिटी, आप देखिए कि आप रिजर्वेशन तो देंगे, लेकिन आपको देखना है कि भाई सब लोग इक्वल हैं कि नहीं, मतलब जो लोग बहुत पीछे हैं वो लोग इक्वालिटी उनको मिल पा रही है रिजर्वेशन के थ्रू कि नहीं, है ना। तो इसलिए व्यूड दिस, if the government of Punjab were to find on basis of its study, and certainly has in this case, that its existing measures of reservation have not adequately reached Balmikis and Majhabi Sikhs, then it's constitutionally obliged to ensure that मेजर्स आर करेक्ट, है ना। ये बोल रहे हैं कि अगर पंजाब गवर्नमेंट ये प्रूव कर देती है कि भाई वाल्मीकि और मजहबी सिख को वो स्टेटस वो अभी नहीं मिला है, रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिला है, तो इसलिए हम ये लॉ ला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट को एक बार सोचना पड़ जाएगा। फिर आर्टिकल 341 की भी बात ये लोग कर रहे हैं कि आर्टिकल 341 में हो सकता है स्टेट को मना किया गया है कि आप लिस्ट में खुद नाम नहीं दे सकते, ओनली प्रेसिडेंट कैन सी कि कौन एससी और एसटी कम्युनिटी में होगा। ठीक है, बट where states provide certain measure to certain castes that are within this list, they do not act to include or exclude other castes from the list। फिर ये बोल रहे हैं कि अगर ठीक है उस लिस्ट में से स्टेट किसी को स्पेशल मेजर दे देता है, लेकिन जो अदर कास्ट है उसको दे डू नॉट एक्ट टू इंक्लूड और एक्सक्लूड अदर कास्ट फ्रॉम द लिस्ट, है ना। ये बोल रहा है कि दोज कास्ट विल कंटिन्यू टू बी एंटाइटल्ड टू स्टेट जनरल प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन, मतलब अदर कास्ट जो बहुत पीछे हैं उनको भी आप रिजर्वेशन दीजिए, कहने का मतलब ये है। फिर ऑन सब क्लासिफिकेशन, फाइनली यहाँ पे अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि सब क्लासिफिकेशन मतलब कि मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट प्रिंसिपल ने प्रेसिडेंट ने लिस्ट दे दी 20 लोग एससी में होंगे, अब उसके आगे हमको क्लासिफिकेशन करना है, सब क्लासिफिकेशन वो कौन कर रहा है? स्टेट। उसमें क्या बोल रहा है कि इन द केस ऑफ पंजाब लॉ इट डिसाइडली डज नॉट modify the president's list, it merely accounts interest say backwardness within that list by providing for a greater degree of preference to Valmikis and Majhabi Sikhs। पंजाब जो है वो कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं कर रहा है, लिस्ट को मॉडिफाई नहीं कर रहा, बस वो ये बोल रहा है कि ये दो कम्युनिटी है, इनको आप कुछ ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए क्योंकि ये ज़्यादा पीछे रह गई हैं। वंस वी सी द लिस्ट ऑफ एससी डज नॉट होमोजीनियस कैटेगरी बट द कंप्रोमाइजिंग, आगे ये बोल रहे हैं कि आप एससी एसटी की लिस्ट देख लीजिए, सब लोग एक जैसे नहीं है, राइट। कोर्ट विल ओनली हैव टू एग्जामिन वेदर, कोर्ट को ये देखना है कि हाँ ये जो दोनों कम्युनिटी है वाल्मीकि और मजहबी सिख, क्या ये सच में बैकवर्ड है और इनको देना चाहिए, है ना, ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट की नहीं। बियर्स एंड रैशनल एक्सेस विद द लॉज ग्रेटर ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग फेयर ट्रीटमेंट, जिससे कि ये हो सके कि इनको फेयर ट्रीटमेंट मिले। ठीक, और लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क बोलते हैं, इट इज द टाइम द सुप्रीम कोर्ट टेक सीरियसली व्हाट इट रिकॉग्नाइज इन टीएम थॉमस केस that government have both a power to make reservation and duty to ensure that the constitutional dream of equality is achieved। यहाँ पे कह रहे हैं कि कौन लिस्ट में इंक्लूड हो रहा है, लिस्ट से बाहर हो रहा है, ये सब तो ठीक है, गवर्नमेंट को बेसिकली ये देखना चाहिए कि भाई इक्वालिटी मिल रही है सबको कि नहीं, बेसिकली। ठीक, ये हमारा इसका इस आर्टिकल का पूरा
मैंने आपको बताया कि क्या है बेसिकली। अगर समराइज करूं तो पंजाब गवर्नमेंट ने एक लॉ लाया था, उसमें वाल्मीकि और मजहबी सिख को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया था। पहले 1975 में सर्कुलर आया, उस सर्कुलर के बाद उसको हाई कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिया। फिर 2006 में एक एक्ट आया, ठीक, उस एक्ट को फिर से स्टक डाउन कर दिया हाई कोर्ट ने, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपील स्वीकार कर ली पंजाब गवर्नमेंट की और उस पर अब देख रही है। फिर इन्होंने सुरीत पार्थसारथी ने कुछ आर्ग्यूमेंट दिए हैं कि क्या क्या पंजाब गवर्नमेंट कर रही है। इक्वालिटी की बात कर रही है ना, कोई सब क्लासिफिकेशन नहीं कर रही है, बस वो देख रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनको हम इक्वालिटी स्टेटस दे पा रहे हैं कि नहीं। तो ये था, इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आर्टिकल 341 हमारे लिए प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल समझते हैं, उसको देखते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा होगा ये वाला, क्लोज्ड एंड इंसुलर ना। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें अगर मैं आपको बताऊं तो ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। पोर्चुगल में इलेक्शन हुए हैं और उसमें जो रिजल्ट आया है उस रिजल्ट की बात कर रही है कि वहाँ पे भी फार राइट, एक्सट्रीम राइट ग्रुप राइज हो रहा है। ठीक है, यूरोप में हर जगह एक ट्रेंड समझ में आ रहा है। अभी के अन्नामलाई जो प्रेसिडेंट हैं बीजेपी के तमिलनाडु के, उन्होंने एक उनका वायरल इंटरव्यू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में आपने देखा होगा कि कैसे पूरा वेस्ट जो है यूएसए और यूरोप राइट विंगिस्ट हो रहा है ना, वहाँ की पॉलिटिक्स। ऐसे ही पोर्चुगल में भी इलेक्शन हुआ है, उस इलेक्शन में ये दो पार्टीज हैं। एक तो देखिए बता रहा है कि सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी एंड सोशलिस्ट पार्टी, ठीक, ये दोनों को वोट मिले। लेकिन थर्ड पार्टी जो चेगा पार्टी वो भी राइज कर रही है, जो फार राइट पार्टी है। और चेगा का मतलब, और ये बोल रही है, इसका प्रॉमिस है क्लीन अप पोर्चुगल। ठीक है, इसका मीनिंग, चेगा का मीनिंग है इनफ। ठीक, जो 2019 में फाउंड हुई थी, 2022 के इलेक्शन में 7% वोट मिले थे, लेकिन 24 के इलेक्शन में, अभी जो इलेक्शन हुआ है उसमें 18% वोट मिले हैं। तो द पॉइंट इज, हमको ये समझना है कि वहाँ पे भी सेंटर राइट फार राइट पार्टीज का उदय हो रहा है, जो अपने राइट्स के लिए ज़्यादा एक्सट्रीम है। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये समझ लीजिए कि वनडे एग्जाम में अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पूछ सकता है कौन सी पार्टी है, कहाँ इलेक्शन हुआ है, उसके प्रेसिडेंट कौन है, वो फैक्ट आप याद कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल ये है, न्यू सेंस ऑफ अर्बनाइजेशन दैट इज डोमिनेटिंग, है ना। ये एक आर्टिकल है, इसमें अर्बनाइजेशन जो हमारे पेपर 1 का पार्ट है उसमें हम सब कुछ पढ़ते हैं, लेकिन अभी जो इंडिया में चल रहा है उसमें इन्होंने जो 2 पॉइंट बताया है, एक ये कि भाई रिलीजियस सिटी का डेवलपमेंट, जैसे अयोध्या का डेवलपमेंट हुआ। ठीक, अयोध्या के डेवलपमेंट में बोला जा रहा है कि 85,000 करोड़ रुपीज विल बी स्पेंड इन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग इन अयोध्या। तो उसी को बोल रहे हैं कि क्या स्टेट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि रिलीजियस सिटी को डेवलप करना चाहिए, है ना। क्या इससे सोसाइटी में रिलीजन तो नहीं फैलाया जा रहा है, ऐसा इनका मानना है। उससे हमको मतलब नहीं है, हमको यहाँ से अपने काम की चीज़ उठाना है। तो हमारे काम की चीज़ तो एक तो ये देखिए, इसका मतलब समझिए, द बिल्डिंग ऑफ, अगर अर्बनाइजेशन की डेफिनेशन लिखनी हो तो यहाँ से, द बिल्डिंग ऑफ न्यू टाउन्स मेट सेवरल नीड्स, है ना। क्या क्या करता है अर्बनाइजेशन, providing jobs, homes for refugees and absorbing excess population from the older urban areas। ठीक, जो excess population है उसको cities में आ जाते हैं, ठीक, to generating economic development in the local region and serving as symbol of new modern India that was emerging, though not completely ideal and consummate to the needs but quite inclusive in design and what was built, है ना। मतलब बेसिकली ये यही है कि जो मॉडर्न इंडिया का सिंबल भी होता है, ये लोकल रीजन का डेवलपमेंट होता है अर्बनाइजेशन से। करंट फेज में जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उसमें ये बोल रहे हैं कि पिलग्रिमेज सिटीज़ का हो रहा है, साथ ही साथ जो इन सब चीज़ें तो थी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, साथ ही साथ ये भी हो रहा है, सिटीज शुड जस्ट बी सेंटर ऑफ यात्रास, पिलग्रिमेज एंड सो ऑन। मतलब रिलीजन भी उसमें अब एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। ठीक है, ये इनका कहने का मतलब है। ये हालांकि एक क्रिटिकल आर्टिकल है, गवर्नमेंट को बोलेंगे ऐसा करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बट हमको, मैंने जैसा बताया आपको
कि सिर्फ ये देखना है कि इसमें से काम की चीज़ क्या है, ठीक है। फिर ये बोला इन्वेस्टमेंट इन रैंडम मॉड्यूल्स, पोस्ट कॉलोनियल पीरियड saw the emergence of new towns and some of them were individual as industrial as भिलाई, राउरकेला, चंडीगढ़, ठीक है। ये बोल रहा है कि भाई जब इंडिपेंडेंस के बाद हमने कुछ इंडस्ट्रियल टाउन डेवलप किए, बट मेट्रोज में ज़्यादा लोग आए और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हुआ। We know from the ranking of urban centers that if one goes by metro classification of highest in population and wealth generation, colonial cities emerge in the list, है ना। वो ये बोल रहे हैं कि आप अगर देख लीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन कहाँ जा रही है, कॉलोनियल सिटीज़ में, है ना। कॉलोनियल सिटीज़ मतलब जिसको ब्रिटिशर्स ने डेवलप किया था, जैसे हो गया कौन, मद्रास हो गया, मुंबई हो गई, है ना, कलकत्ता हो गया। आफ्टर दैट द अदर सेवरल सेंटर्स रीजनल इन कैरेक्टर, उसके बाद जो सेंटर हमने डेवलप किए वो रीजनल थे, इतने बड़े नहीं हो पाए, जैसे ये बोल रहे हैं भिलाई, राउरकेला, चंडीगढ़, ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये आप समझ सकते हैं ट्रेंड क्या रहा है अर्बनाइजेशन में, ठीक। फिर आगे बोल रहे हैं इट इज़ गुड टू स्पेंड रिसोर्स इन एनी रीजनल सिटी since there is no apparent plan to tax such is according to justifiable plans of investment across India, है ना। ये सारी चीज़ें मतलब ये बोल रहे हैं कि ठीक है आप करो, रीजनल सिटीज़ में प्रोडक्शन करो, बढ़ाओ, टूरिज्म वगैरह को बढ़ाओ, बट आप डायरेक्ट एक्सपेंडिचर करके रिलीजन को बढ़ावा मत दो, है ना। हफजार्ड मैनर में कुछ भी मत आप डेवलप कर दो कि अयोध्या को आपने क्यों चूज कर लिया। इनका कहने का मतलब है कि आप अयोध्या में एक रीजनल सेंटर को डेवलप कर रहे हो, लेकिन अगर आप कॉलोनियल पीरियड से जाके देखोगे तो जो मेट्रो सिटीज़ हैं, है ना, उसी से ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, पीपल भी, लोग भी वहीं ज़्यादा माइग्रेट करते हैं, वहीं पे ज़्यादा चांसेस मिलते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ के, है ना। और उसके बाद स्टेट का रोल क्या होना चाहिए इस अर्बनाइजेशन में, तो स्टेट का रोल सोशल गुड है, ये मतलब ज़्यादा लोगों का भला करना। सोशल गुड क्या होता है, इन्होंने बताया है कि जो सोशल गुड मतलब एक्युमुलेशन ऑफ कैपिटल एंड जनरेशन ऑफ सरप्लस इन डेमोक्रेटिक सोसाइटी शुड बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स सोशल गुड्स, कि कुछ भी अगर वेल्थ जनरेशन हो रहा है डेमोक्रेटिक सोसाइटी में तो सोशल गुड की तरफ उसको खर्च करना चाहिए वेल्थ को, है ना कि हिंदू रिवाइवलिज्म या फिर रिलीजन में, ये इनका कहना है। और सोशल गुड में ये बता रहे हैं कि क्या होता है, इट मीन सरप्लस जनरेटेड मस्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू मॉडर्न इंस्टीट्यूशन, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इन सोसाइटी, है ना। ये चीज़ थी। तो एक क्रिटिकल आर्टिकल है, मैंने आपको बताया था, इसमें से हमको ये रखना है कि अगर हमारे काम की चीज़ कभी ये समझ में आए, अर्बनाइजेशन में कोई क्वेश्चन आए, तो हमको समझना है कि रिलीजियस सिटी का भी डेवलपमेंट हो रहा है, वहाँ से भी इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होगी, और ऐसे छोटे छोटे पॉकेट्स हैं उसके जो रीजन के, जैसे अयोध्या हो गया, काशी हो गया, है ना, तो वो भी कैसे इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं वो आपको समझना है, ठीक। क्रिटिकल अभी क्रिटिकल एनालिसिस हो तो ये सब भी हम एक दो पॉइंट दे सकते हैं कि कैसे पोस्ट कॉलोनियल पीरियड में सबसे ज़्यादा मेट्रोज पे ही ज़्यादा वेल्थ जनरेशन हुआ है, बट फिर भी रिलीजियस सिटीज़ वगैरह को हमको छोड़ना नहीं है, वो भी इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं, ठीक। अब थर्ड ये देखिए खेलो इंडिया वाला आर्टिकल, ये तो अनुराग ठाकुर ने लिखा है, ही इज़ द यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, ठीक, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट का आर्टिकल हो गया, इसमें से इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है पूरा पढ़ लेंगे, आपको खेलो इंडिया की चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। एग्जैक्टली वैसे चांसेस कम है कि मेंस में इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाए, बट जो हमारे काम की चीज़ है वो ये है, ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि स्पोर्ट्स, इंडिजीनियस स्पोर्ट्स लाइक योगासना, गटका, मलखम्ब, सिलम्बम एंड कलारीपयट्टू, ठीक है, ये कहाँ के इस रीजनल स्पोर्ट्स हैं वो आपको समझना होगा। मलखम्ब कहाँ का है, गटका कहाँ का है ना, मलखम्ब जैसे एमपी का है, गटका पंजाब का है, योगासना कहाँ का है ना, ये चीज़ इसमें मैच द कॉलम करके पूछी जा सकती है, ठीक। फिर लद्दाख में सबसे पहली बार विंटर गेम्स हुए, ये कुछ हमारे खेलो इंडिया के ऊपर डायरेक्ट प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ सकता है, ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं, है ना। फिर कौन कौन से गेम में पार्टिसिपेशन हुआ, जैसे आइस हॉकी में हुआ, आइस स्केटिंग में हुआ, आर्मी और इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस टीम्स ने पार्टिसिपेट किया, ठीक। फिर सारा मतलब उसका ही है कि खेलो इंडिया में क्या क्या चीज़ें अचीव की गई। उसके बाद आप देखिए कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की गवर्नमेंट कितना इन्वेस्ट कर रही है, तो 300 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अभी तक इम्प्रूव हो गए हैं, कहाँ कहाँ 34 स्टेट्स यूटीज़ में और
3,000 करोड़ के। तो ये फैक्ट याद रखा जा सकता है, ठीक। और आगे का एक फैक्ट है कि इन कीपिंग विद ओलंपिक्स चार्टर वी हैव गिवन इक्वल इम्पेटस टू वुमेन। वुमेन का स्पोर्ट्स में क्या योगदान रहा है, कैसे गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है रोल ऑफ वुमेन स्टेट, ये ऐसे वगैरह में और पेपर 1 में और सोशल इश्यूज में कहीं पे भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए जो द रेशियो ऑफ मेन वर्सेस वुमेन एथलीट इन 4 खेलो इंडिया गेम्स दिस सीजन वाज ऑलमोस्ट 50-50। ये पार्टिसिपेशन ऑलमोस्ट बराबर है। द स्मिता खेलो इंडिया वुमेन्स लीग फीचर 17 डिसिप्लिन्स, है ना, एक अलग से वुमेन्स के लिए है वुमेन्स लीग। इट हैज बीन अ ग्रेट सक्सेस। मोर देन 63,000 वुमेन एथलीट्स हैव पार्टिसिपेटेड इन मोर देन 520 कंपटीशन इन 21 स्पोर्ट्स डिसिप्लिन। अच्छा एक नंबर है, आप कोट कर सकते हैं। Development is always a work in progress. In about 7 years, the government has been able to spread the Khelo India footprint. It is heart and soul of every Indian sports. ठीक है, तो ये एक लाइन डेवलपमेंट इज ऑलवेज अ वर्क इन प्रोग्रेस, ये लाइन हम कोटेशन वगैरह के लिए यूज कर सकते हैं। तो ये था खेलो इंडिया वाले से जो इम्पोर्टेंट चीज़ था वो मैंने आपको बता दिया। गेम्स इंपॉर्टेंट है और किस स्टेट से एसोसिएटेड है वो आपको देखना है, कमेंट करके भी आप बता सकते हैं, ठीक। फिर नंबर ऑफ पुअर पीपल्स, ये अच्छा आता है डेटा पॉइंट, बट अभी आज का जो आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब रहा ये टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट, तो टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट को इसको मैं अलग से रिकॉर्ड करके आपको अलग से अपलोड करूंगा, ठीक, कि इसमें कौन सी बात कही गई है। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं और आप इसको देखिएगा, अच्छा लगे तो फिर कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा।